जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ कि यार आप लोगों को मोटिवेट कैसे करूँ, क्योंकि एक कमाल का लड़का एक मैसेज मुझे करता है कि भैया वीडियो में थोड़ा मोटिवेशन डाल दिया करो। मैं तो सुबह से यही नहीं सोच पा रहा कि तुम लोगों को मोटिवेट कैसे करूँ, क्योंकि भाई मैं तो गणित पढ़ाने आया हूँ। मुझसे तुम टेक्निक पूछो गणित की, मुझे पूछो किस सवाल में कैसे टाइम कम करना है, पेपर में टाइम को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे पूरा अटेम्प्ट पेपर सही टाइम में करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ तुम्हें। गणित में कोई समस्या आ रही है वो सवाल तुम मुझे भेजो, मैं ये तुम्हें मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ। अरे मुझे तुम एक बात बताओ, जो व्यक्ति अपने घर की कंडीशन देख के, अपने पिताजी को देख के, अपनी माताजी को देख के मोटिवेट नहीं हो रहा, उसे मैं क्या मोटिवेशन दे दूँ। और ये जो तुम सुबह से शाम तक रील देखते हो ना, 15 सेकंड की 30 सेकंड की मोटिवेशन वाली, और उससे तुम्हें लगता है मोटिवेट हो गए, और ऐसे ही देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा निकाल देते हो। ये मोटिवेशन थोड़ा ही है, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। जिस दिन तुम मोटिवेट हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं लग रहा उस काम में, तुम कोई और काम करो। जिस बच्चे के पिता 50 की उम्र में कमा रहे हैं, जिस बच्चे की माताजी 50 की उम्र में काम कर रही हैं, उसे भी अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो शर्म से कहीं डूब के मर जाओ। पानी देख लो कहीं और उसमें डूब जाओ नाक बंद करके। मोटिवेशन मैं नहीं दे पाऊँगा तुम्हें। मोटिवेशन चाहिए तो अपने घर को देखो, अपने घर वालों की समस्या को समझो। जो तुम ये कहते हो ना कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, काम नहीं करूँगा कोई, पिताजी के साथ एक दिन काम पे जाओ, उनकी समस्या को समझो, परिवार की समस्या को समझो, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन मैं तुम्हें दे नहीं पाऊँगा, मैं केवल तुम्हें गणित पढ़ा सकता हूँ, टेक्निक तुम्हें बता सकता हूँ। कल जो चीज़ें मैंने बताई थी उसी को मैं आज बता रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे सवाल में यूज़ करना है। 2 चीज़ें मैं बता चुका हूँ तुम्हें। टेक्निक जो मैंने तुम्हें बताई, एक HCF LCM, और मैंने डिविजिबिलिटी में 9 के विभाज्यता के नियम की टेक्निक तुम्हें बताई थी। 9 की विभाज्यता पे ही कुछ सवाल मैंने लिए हैं अलग अलग टॉपिक से। बोर्ड को आज मैंने 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, और तुम लोगों को आदत हो गई है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की। आजकल टीचर बड़े बड़े भैया 5-5 लाख के सेट लगा रहे हैं, सेटअप पूरा लगा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं। करोड़पति की औलाद नहीं हो तुम। जिस पे पढ़ा रहा हूँ इस पे पढ़ लो। टेक्निक सीखनी है, डिजिटल बोर्ड पे पेपर देने नहीं जाओगे। पेपर ऑनलाइन होगा तो वही कंप्यूटर मिलेगा 20,000 का, ऑफलाइन होगा तो वही OMR तुम्हें पढ़ना है। कुल मिला के काम आएगी टेक्निक, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। टेक्निक पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन कैसे लिखें इस पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन मैंने केवल अपने लिए लिखे हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूरा आएगा। बाद में जब मैं एडिट करता हूँ तो क्वेश्चन पूरा डालता हूँ, ताकि बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी ना हो। चलो पहले सवाल पे आ जाओ। सवालों को ध्यान से समझ लेना। ये सवाल अगर तुमने समझ लिए, इन सवालों को देख के अगर जो मैंने तुम्हें बताया था डिविजिबिलिटी वाला, 9 की डिविजिबिलिटी का कैसे इस्तेमाल करना है, अगर सवालों को पढ़ के तुम्हारी समझ में आ रहा है कि 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ कैसे काम करेगी, या डिविजिबिलिटी का कोई रूल यहाँ कैसे काम करेगा, कौन सी टेक्निक इसमें काम करेगी, तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया है। 2 वीडियो मेरी पुरानी सफल हो गई हैं। अगर नहीं तुम सोच पा रहे हो इतना, तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ अभी, अगर तुम्हें ये लग रहा हो पिछली 3-4 वीडियो देख के कि इन्हीं टेक्निक से काम हो जाएगा, ये टेक्निक ना, देखो क्या होता है। आईफोन देखा है, आईफोन प्लस, आईफोन प्रो प्लस, आईफोन प्रो प्लस मैक्स, तो ये टेक्निक है ना, ये प्रो प्लस मैक्स वाली चीज़ है। उससे पहले तुम्हें उससे जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना वो सीखनी है। तुम्हें बेसिक पूरा सीखना है, बेसिक के बाद तुम्हें कंसेप्ट सीखने हैं, फिर तुम्हें अप्रोच सीखनी है उसके बाद लास्ट में तुम सीखोगे ये टेक्निक जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो सारा बेसिक जिनका क्लियर है, जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा, उनके लिए ये टेक्निक है। आओ पहले सवाल पे। पहला सवाल देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ रहा हूँ। वह लघुत्तम संख्या जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 2 शेष रहे, भाई वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सवाल को समझो, जल्दी जल्दी निपटाऊंगा मैं ये सारे सवाल, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे टेक्निक का यूज़ करना है। देखो इस सवाल में जैसे ही मुझे 18 दिखेगा, मुझे पता है 18 9 गुणा 2 से बनता है, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी से मेरा काम हो सकता है। चेक करते हैं क्या हो सकता है। संख्या पूछ रहा है जिसमें इनसे भाग देने पर 2 शेषफल बचे। संख्या सारी दे रखी है, मैं इनमें चेक कर लूँगा कौन सी संख्या है जिसमें 9 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है। 9 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके मैंने ये देखा, भाई 7 और 1 8 दूनी 16, 6 7 यहाँ बच रहा है, यहाँ 2 शेषफल बचा। 8 और 1 9, ये पूरा कट रहा है 9 से, यहाँ 2 शेषफल नहीं बच रहा। 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 2 11, यहाँ 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ 7 और 1 6 दूनी 12, यहाँ 3 बच रहा है शेषफल। तो मेरा सही उत्तर हुआ 182 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। इसके अलावा जब मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता, एक ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अगर मुझे मिलता, तब मैं आगे किसी कॉन्सेप्ट को लगाता। आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उसमें कैसे सोचना है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। ये दूसरा सवाल देखो,
वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 एवं 34 से विभाजित हो जाती है। इसमें भी जब तुम सवाल को पढ़ रहे होगे, जैसे ही तुम्हें 36 दिखेगा तो तुम्हें समझना चाहिए 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4, यानी कि जो भी संख्या होगी अगर 36 से कट रही होगी तो इसका मतलब है 9 से भी कटेगी। और वह 5 जोड़ने पर कह रहा है, यानी उस संख्या में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तब वो 9 से कटेगी। तो इसमें अपना दिमाग थोड़ा सा मुझे ये लगाना है कि 5 जोड़ने पर अगर 9 से कट रही है, इसका मतलब है कि 4 तो उसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। भाई 4 एक्स्ट्रा होगा तभी तो 5 जोड़ने पर 9 बनेगा, तभी संख्या 9 से पूरी कटेगी। सिंपल मैं देखूंगा किस ऑप्शन में 9 से भाग देने पर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। पहला ऑप्शन गया 9 देगा मैंने, 8 और 14, यहाँ 5 एक्स्ट्रा है। दूसरा ऑप्शन गया 9 कैंसिल हुआ, 8 5 13, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है। ये ऑप्शन मेरा सही हो सकता है, आगे देखते हैं। तीसरे ऑप्शन पे मैं गया 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 से पूरा कट गया, यहाँ 4 एक्स्ट्रा नहीं है। मुझे 4 एक्स्ट्रा चाहिए था क्योंकि 5 जोड़ने पर संख्या 9 से कट रही है, यानी 4 एक्स्ट्रा होगा और 5 ये मैं जोड़ूंगा तो 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तभी संख्या 9 से कट पाएगी। ये देखो 7 और 2 9, यहाँ पे भी 4 एक्स्ट्रा है। दोनों कंडीशन में तुमने देखा कि 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब तुमने देखा कि भाई यहाँ 2 ऑप्शन सही हो गए, बी भी सही हो गया और डी भी सही हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगा। टेक्निक लगाने की तुम्हारी जो लिमिट है ना, उसे पुश करेगा और थोड़ा आगे तुम सीखोगे टेक्निक लगाना। अब देखो 2 ऑप्शन मेरे पास सही हो गए। अब भाई इन दोनों में से कौन सा लगाऊं? सवाल ने क्या कहा था कि वह सबसे छोटी संख्या 5 जोड़ने पर। अब 5 जोड़ने पर देखो ऑप्शन बी कितना बनना है भाई। 859 में 5 जोड़ोगे तो ये 864 बन जाएगा, ऑप्शन बी इतना बन जाएगा। ऑप्शन सी 427 में 5 जोड़ोगे तो 432 बन जाएगा। अब 9 से तुम चेक कर ही चुके हो भाई, इसमें भी 9 है, यहाँ पे 34 की जगह सवाल में 54 है ना। 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 4 36। 9 से तुम चेक कर चुके हो तो इन दोनों संख्याओं को भूल जाओ। अब देखो 8 गुणा 3 34, 8 गुणा 4 32। तो 8 से अब तुम भाग दे के देखोगे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं, लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग दे के देखते हैं। अगर चला जाएगा तो 8 से चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो 8 का भाग उस संख्या में नहीं जाएगा। लास्ट के 3 अंक या 3 अंकों की संख्या ये 8 से भाग दे के देखा, 8 1 8, 8 8 64 चला गया, 8 5 40, 8 32 चला गया, 8 से भी चला गया। तो अब कैसे करोगे? अब तुम और सोचो। अब तुम सीधा 32 से भाग लगा लो, सीधा 24 से भाग लगा लो। तो मैं क्या करूँगा, सीधा 32 से इसमें भाग लगा के देखता हूँ, सीधा 32 से इसमें भाग लगा के देखता हूँ, जिसमें पूरा भाग चले जाएगा। 5 मैंने जोड़ लिया ऑप्शन में, और जिस भी ऑप्शन में पूरा भाग चला जाएगा वही मेरा सही जवाब होगा। 32 से कैसे भाग देंगे? 32 का पारा नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे काटेंगे। पहले 8 से 8 चौके 32, 8 1 8, 8 8 64, 8 से ऊपर नीचे दोनों काट लिया। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी कि ऑप्शन बी मेरा पूरा कट चुका है 32 से। अब इसे देखो, 8 से काटा, 8 चौके 32, 8 से काटा, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, ये 54 बार कटा। जब 4 का भाग 54 में दोगे तो 4 1 4, 4 3 12, 2 से इस पर बच जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा गलत प्रूव हो गया जब मैंने 32 से भाग दे के देखा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। ये टेक्निक लगाने का तरीका बता रहा हूँ। इस सवाल को जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत सारा स्पेस तुम्हें चाहिए और बहुत सारा समय तुम्हें चाहिए। तो वो कैसे कम करना है, ये इन्हीं ट्रिक से कम करना है। 9 की डिविजिबिलिटी लगा के, किसी और की डिविजिबिलिटी लगा के। 9 की डिविजिबिलिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 9 की डिविजिबिलिटी एक तो बहुत ईजी है, आपको संख्या के अंकों को काउंट करना है और आसानी से आप लगा दोगे। इसलिए सबसे पहले 9 से चेक करो, क्योंकि 9 से अगर सवाल हो गया 10 सेकंड में हो जाएगा। बाकी डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो समय लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल में सारे तो मैं पढ़ाऊँगा, 2 का 4 का, सबका, 13 का, 7 का, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ टेक्निक कैसे लगाते हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं सवाल में, उस पर ध्यान दो। ये तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल कह रहा है 3 लड़के एक स्थान से चले, उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर के थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे एक साथ कदम रखेंगे? प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे, यानी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहाँ पे वे दोबारा कब लौट के आएंगे, और वो भी एक साथ। तो ऐसे सवाल में तुम्हें देख के पता चलना चाहिए कि इसका HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो ये 36, 48, 54, इन तीनों का इसमें हमें LCM चाहिए। LCM क्या संख्या होती है? जो तीनों संख्या जिस संख्या को काटें छोटी से छोटी, वो इनका LCM होगी। तो भाई इस सवाल को कैसे करूं? एक तो तरीका है पूरा LCM निकालो, तब तुम करो इसे। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ऑप्शन से तुम जाओगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे भाई? 2 मीटर 32 सेंटीमीटर कितना हुआ? 232 सेंटीमीटर हुआ। 4 मीटर 32, ये 432 सेंटीमीटर हुआ। 3 32, ये 332 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 3 से 300 और 32, 1 से 1 और ये 32 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हुआ। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जो इनका LCM आ रहा होगा, क्योंकि देखो 9 छिंगे 54 होते हैं, 9 चौके 36 होते हैं, 9 इसमें भी आया, 9 इसमें भी आया है, यानी कि जो उत्तर होगा उसमें भी 9 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो भी 9 से कटना चाहिए। तो अगर अब मैं इसे चेक करूँ, 3 और 2 5 और 2 7, क्या ये 9 से कटा? ये 9 से नहीं कटा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 और 3 7 और 2 9,
ये 9 से कटा, ये उत्तर हो सकता है। अभी 2 और चेक करने हैं, 3 और 2 5 2 7, ये 9 से नहीं कटा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 3 और 2 5 और 1 6, ये 9 से नहीं कटा, ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, वही इसका जवाब है। असल में ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ आते हैं वहाँ असल में वो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहता है कि तुम्हारी क्षमता कितनी है। 4 रास्ते तुम्हारे पास हैं, 4 सिचुएशन तुम्हें दी गई हैं, उन 4 सिचुएशन में तुम एक सही सिचुएशन पर कैसे काम करोगे, सही रास्ता कैसे निकालोगे। क्योंकि तुमने देखा होगा जितने भी मैनेजमेंट के एग्ज़ाम हैं उनमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि तुम कैसे डायनामिक सोच सकते हो। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हैं ये छोटी पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर तक की पोस्ट के लिए होते हैं। तो इसमें तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बता दिया ये समस्या है, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक सही विकल्प बताओ कौन सा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये पेपर भी सेट किया जाता है। अगले सवाल पे आओ। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, 4 अंकों की संख्या जो 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत हलवा सवाल है। 28 से विभाजित है, 21 से विभाजित है, 18 से। 18 पे मेरा ध्यान गया, यानी कि 9 से भी विभाजित होगी, 18 से विभाजित है। तो मैं गया भाई ऑप्शन पे, मैंने देखा कौन कौन से ऑप्शन 9 से विभाजित हो रहे हैं। मैंने देखा 9 इसमें आया, 8 और 2 10 और 8 18। ऑप्शन ए 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि उत्तर हो सकता है। ऑप्शन बी पे गया 9, 8 और 10 और 8 18 है, ये भी 9 से पूरा विभाजित हुआ, ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ देखो 8 और 8 16 और 2 18 है, ये भी 9 से पूरा कटा, यानी ये भी मेरा उत्तर हो सकता है। अब मैं यहाँ गया, यहाँ 9 9 8 2 10, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन डी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन मेरे पास हैं जो उत्तर हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखा तुमने, इसमें 3 ऑप्शन मुझे ऐसे मिल गए जो 9 से कट रहे हैं। तो अब इसमें अपना दिमाग कैसे लगाऊंगा। दिमाग को खोल के रखोगे तो सवाल ही उत्तर देगा तुम्हें, सवाल के अंदर उत्तर छुपा हुआ है। अब अच्छा, मैंने 9 से चेक कर लिया, तो और किससे मैं चेक कर सकता हूँ भाई। 12 में 4 गुणा 3 होता है, 4 3 12, तो 4 से भी उत्तर कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी मुझे पता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैंने सब में चेक किया, लास्ट के 2 डिजिट 28 4 से कट गया, 88 भी 4 से कट गया, लेकिन 82 4 से कटा नहीं कटा। एक ऑप्शन और गलत हुआ। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, हटाने की विधि। ऑप्शन को कैसे हटाएं हम, विकल्प कम कैसे करें। 2 विकल्प मैंने कम कर दिए, अब मैं कैसे सॉल्व करूं। अब भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से एक पे टिक करना है। अब देखो मैं आऊँगा यहाँ 21 और 28 पे। तुमने देखा दोनों में 7 थे, 21 7 चौक 28, दोनों में 7 है। 7 की डिविजिबिलिटी पता है तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो डायरेक्ट तुम 7 से भाग दे के इसमें देख लोगे। 7 की डिविजिबिलिटी में 10 से 15 मिनट मुझे लगेंगे समझाने में। सबसे टफ जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 7 का ही है। वो भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से सिखाऊंगा, इतना मज़ा आ जाएगा तुम्हें कि तुम देखते ही बता दोगे संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी अगर नहीं पता, देखो कैसे चेक करेंगे। मैं भाग दे के देखूंगा डायरेक्ट 7 का। 98 से 28 में दिया मैंने, 7 सेकंड 7 2 बचे 28, 7 चौके 28 बचा 28, 7 का भाग इसमें चला जाएगा। ये ऑप्शन सही हो सकता है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, ये 2 नहीं हो सकते, इन 2 में छाँट रहा हूँ मैं। 7 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो ये क्या है, 9 है। 7 एकन 7 2 बचे 22, 7 21, 1 बचा 18 है, 7 दूनी 14, 4 बचे, ये 48 हुआ। 48 में 7 का भाग नहीं जाता, यानी कि ये ऑप्शन मेरा गलत हुआ। अंत में मेरे पास एक ऑप्शन बचा, और ये पूरी प्रोसेस करने में 9 से मैंने चेक किया, फिर 4 से चेक किया, फिर 7 से चेक किया, और हर एक डिविजिबिलिटी रूल चेक करने में मेरे पास एक ऑप्शन कम होता चला गया। लास्ट में मैं एक ऑप्शन पे बचा, और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से मैं लास्ट में सही उत्तर पे पहुंचा। ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हुआ। आओ लेके चलता हूं तुम्हें अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो, इस सवाल में कैसे तुम यूज़ करोगे, किस टेक्निक का यूज़ करोगे। जब तुम्हें मान लो टॉपिक नहीं आता, जिस टॉपिक से ये सवाल लिए गए हैं वो टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छी तरह नहीं आता, मेथड तुम्हें नहीं आता कैसे करना है, तो टेक्निक के दम पे कैसे सवाल की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं ये मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। सीखो इस सवाल के माध्यम से। क्या सिखाना चाह रहा हूँ भाई, एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया, दूसरे को 21 से गुणा किया, फिर दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, प्राप्त संख्या का योग निम्न में से क्या होगा। बहुत ही कमाल का सवाल है। इस सवाल में तुम सोच ही नहीं पाओगे टेक्निक कैसे लगानी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और टेक्निक जितनी ज़्यादा तुम सोचोगे ना कि मुझे टेक्निक लगानी है इस सवाल में, टेक्निक अपने आप मन में आएगी, और टेक्निक लगेगी, सवाल 10 सेकंड में 20 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे इस सवाल को करने के लिए। मैं एक कोने में इस सवाल को यहाँ पे कर लेता हूँ। ये भी हमें सीखना है कि कैसे कम स्पेस में ज़्यादा सवाल मुझे सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैंने बोर्ड को पहले से ही भर दिया था कि जगह है ही नहीं मेरे पास, केवल देखना है और कम से कम पेन चलाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैमरे के सामने जैसे सॉल्व हो रहा है ऐसे ही तुम्हें पेपर में सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखो, एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा करो। कोई धन पूर्णांक है, मान लीजिए x नाम का धन पूर्णांक है, इसमें मैंने 18 से गुणा किया, और दूसरा था मान लो y, इसमें मैंने 21 से गुणा किया। अब वो कह रहा है कि दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कह रहा है कि बताओ इनमें से योगफल क्या होगा। इसमें क्या टेक्निक लगाऊं, इसमें देखो ये टेक्निक लगेगी। यहाँ इन दोनों में से जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये अंदर बचेगा 6x और अंदर बचेगा 7y। 6x और 7y बचा, यानी कि 6x और 7y की वैल्यू चाहे जो भी हो,
लेकिन जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 का गुणा हो रहा होगा, और जिस संख्या में 3 का गुणा हो चुका है, तो एक छोटी सी लॉजिक की बात है, अगर मान लीजिए 10 में मैंने 3 का गुणा करा तो वो 30 बन गया, और 30 में 3 का भाग दूंगा तो चला ही जाएगा। यानी जिस संख्या में 3 से गुणा हुआ है, जिस संख्या में जिस भी संख्या से गुणा हुआ है, उस संख्या से भाग तो जाएगा ही। ये तो दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा भाई। तो 3 का इसमें गुणा हो रहा है, यानी कि जो भी उत्तर होगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जो भी ऑप्शन मुझे दे रखे हैं इसमें 3 का भाग जाएगा सही ऑप्शन में। और एक से ज़्यादा अगर होंगे तो कोई और नई टेक्निक सोचेंगे। जल्दी से सोच के क्वेश्चन को ख़त्म करना है बस हमें। देखो भाई, ये 7 और 2 9 हुआ। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी सेम 9 की डिविजिबिलिटी जैसी है। 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योगफल 9 हो जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योगफल 3 से कटता है। अंकों का योगफल देखा ऑप्शन में 7 2 9, 3 से कटा, उत्तर ये हमारा हो सकता है। दूसरे पे गया 8 और 2 10, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पे गया 6 और 2 8 बना, 3 से नहीं कटता, उत्तर नहीं हो सकता। 2 और 2 4 बना, 3 से नहीं कटता, उत्तर नहीं हो सकता। लास्ट में एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। जो एक कॉन्सेप्ट मुझे पता था, जो मुझे 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पता था, उसके दम पे मैंने कैसे सवाल को तहस नहस किया। इसे ही कहते हैं टेक्निक, इसे ही कहते हैं दिमाग का खुला होना। क्वेश्चन को देख के तुम्हें ऑटोमेटिक पता चलना चाहिए इसमें कौन सी टेक्निक काम करेगी। अगला सवाल देखो, 6वां। पी की वैल्यू है 99, और सवाल कह रहा है कि पी, और ब्रैकेट में है, ये पता नहीं बीजगणित का क्या माना है, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। पेपर में ये सवाल मेरे सामने आ गया, मैं कैसे करूँगा इस सवाल को? देख के सवाल को डरना नहीं है, डर गया वो मर गया। तुम्हें बस सवाल को देख के याद करना है कि पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, माताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से फीस लाकर मुझे पढ़ाया जा रहा है। सवाल को देखकर ये जब मन में ख्याल आएंगे ना, तो सवाल सॉल्यूशन अपने आप बताएगा। ठीक है, अब देखो सवाल सॉल्यूशन कैसे बताएगा भाई अपने आप। अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ, पी की वैल्यू 99 है। जब तुम इसमें 99 पी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा भाई? यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटी सी जगह में, ये 99 हो जाएगा पी की जगह, ये 99 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 गुणा 99 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये इतनी एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। जब तुम इसे सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम 2 से ढाई मिनट लग जाएंगे, और इसी 2 से ढाई मिनट को कम करके हमें 10 से 20 सेकंड बनाना है, और इसी का नाम टेक्निक है। और इसी अप्रोच के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं। यही अप्रोच हमें सीखनी है भाई। कैसे होगा? तुम्हें पता है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उसमें लास्ट में मुझे 99 से गुणा करना पड़ेगा, और 99 का मतलब होता है 11 गुणा 9। तो बेसिक सी बात है, वो संख्या जो उत्तर होगा वो 9 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा। पहले मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो फिर मैं 11 से चेक कर लूँगा, उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि इन दो टेक्निक को लगाकर 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। आइए सबसे पहले 9 से चेक कर लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई? जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है उसे हटा दो। 8 या 24, 24 में 4 और 2 6 बना, ये 9 से नहीं कटता, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें क्या, ये 3 9 कटे, इसमें भी 24, ये 9 से नहीं कटा, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखो इसमें सारे 9 हैं, ये 9 से कटा है, ये उत्तर हो सकता है। एक ऑप्शन और बचा, उसे चेक करते हैं। इसमें भी 3 9, 8 या 24, ये 9 से नहीं कटता। देखा आपने, 9 को जैसे ही मैंने रखा, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल जैसे ही लगाया, उत्तर मेरे सामने आ गया। ऐसे ही पेपर में करना है। मान लीजिए 2 ऑप्शन 9 से कट रहे होते तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी? तब हम क्या करते? फिर हम 11 से चेक कर लेते, बात खत्म हो जाती। बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है क्वेश्चन को देखकर मुझे नहीं आता। तुम बस वो देखो कि तुम्हें क्या आता है, और उसके दम पर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चाहे क्वेश्चन बीजगणित का हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, जो तुम्हें आता है उसका तुम्हें 100% से भी ऊपर यूटिलाइजेशन करना है। अब बताओ, पढ़ाते पढ़ाते लाइट ही चली गई। इन सब चीज़ों से मोटिवेशन नहीं आता क्या तुम्हारे अंदर? भाई एक चीज़ बताओ, तुम्हारे घर में लाइट चली जा रही है, पड़ोसी का बच्चा इन्वर्टर में पढ़ रहा है, लाइट चली जा रही है तो इन्वर्टर उसके यहाँ जल रहा है, उसे देखो ना। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो इच्छा जागेगी मन के अंदर कुछ अच्छा करने की। उस इच्छा को जागृत रखो, है ना। मोटिवेशन की कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन तो हमारे खुद के घर में है। खुद के एनवायरनमेंट को देखो, आसपास की चीज़ों को, वहाँ से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, और वो सच्चा मोटिवेशन होगा। अब हमें देखो, हम लोग यार 10वीं कक्षा तक लैंप से पढ़े हैं। अब तो सारी चीज़ें हो गई, लाइट हो गई, सब व्यवस्थाएं, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब चीज़ अवेलेबल है। हम तो 10वीं क्लास तक लालटेन से पढ़े हैं। हमने तो कभी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की, कभी हम कोचिंग नहीं गए, कभी हम किसी से पढ़े नहीं कोचिंग में जाकर। गुरुजी ये वाला सवाल बता दो। हमने भी सब कुछ इंटरनेट पे सर्च करके, तब तो यूट्यूब पे 1-2 चैनल थे। हमने बहुत कोशिश करी, 1 साल हमें लगा एक एक टॉपिक सीखने में।
हमने बहुत मेथड, हमने बेसिक मेथड सीखे, एक्स वाले, हमने किताब के पीछे एक्स वाले मेथड पूरे सीखे। उसके बाद फिर हमने कहीं से कॉन्सेप्ट सीखे, फिर जब यूट्यूब आ गया तो हमने वहाँ से देख देख के नई नई टेक्निक सीखी, फिर अपना दिमाग उसमें लगाया, नई टेक्निक ईजाद करी कि और आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि भाई जितना तुम्हें पता है ना उसके दम पे तुम बढ़ो आगे। जो तुम्हें नहीं पता उससे पेपर में कुछ नहीं होने वाला। जो तुम्हें नहीं पता वो पेपर से पहले देखो मुझे क्या नहीं पता और क्या मुझे और पढ़ना है, और पेपर में जब बैठ गए तो जो तुम्हें पता है उसी के बूते पर, उसी की कुवत पर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि इसी के दम पर पूरा पेपर सॉल्व करके जाऊँगा। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या टेक्निक लगाएंगे भाई। अगला सवाल कह रहा है 204 गुणा 197 का मान क्या होगा। ये सारे सवाल मैंने पेपर में आए हुए लिए हैं। हर एक जो इमेज तुम्हारे सामने चल रही है उस इमेज पे कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया, सारी चीज़ लिखी हुई है। और तुम देख रहे होगे किसी भी सवाल में 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रही है। ऐसी अभी तो 1-2 टेक्निक हैं, मैंने कहा है 18-20 टेक्निक सिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा अंकगणित में। अच्छा भाई ये देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करूँ भाई मैं। यहाँ जब मैंने देखा 204 गुणा 197 का मान पूछ रहा है, इसमें तो मुझे 9 भी कहीं नहीं दिख रहा। तो 9 नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, और भी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अंकगणित में। अंकगणित का एक कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का, जिसमें इकाई का अंक हम देखते हैं। जब दो संख्याएं गुणा में हैं, जब इसका आप गुणा करेंगे 7 चौके 28 आ जाएगा, 8 आएगा सबसे लास्ट के डिजिट में। तो उस हिसाब से ये भी उत्तर नहीं हुआ, ये भी उत्तर नहीं हुआ। तो क्या बचा मेरे पास 2 ऑप्शन। इस 2 ऑप्शन में से फिर मुझे एक छांटना है, फिर मैं कोई टेक्निक उठा के लाऊंगा। जो मुझे टेक्निक पता है उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा भाई इस संख्या में देखो ये तो 197 तुम्हें इसका फैक्टर मिल नहीं रहा होगा। अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये तुम चेक करने में बहुत, अगर तुम्हें याद है तो बता दोगे अभाज्य है, नहीं याद तो चेक करने बैठोगे। ये सब नहीं करना, तुम दूसरी संख्या पे जाओ। 204 को देखो, 204 में ध्यान से देखो 2 है, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से ये दोनों कट रहे हैं, काम नहीं चलेगा। 204 में क्या 4 है, 4 से कट रहा है, हाँ 4 पंजे 20, 4 1 4, 41 बार कट रहा है 4 से। तो या तो 4 से कटेगी संख्या या 41 से। 41 गुणा 4 है ना, ये 41 गुणा 4 है। तो अब 4 से चेक करो, 4 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट अगर कट रही है तो संख्या 4 से कटेगी। 18 देखा मैंने, काम खत्म हो गया सवाल का। तुमने देखा 18 4 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन भी गलत, 3 ऑप्शन गलत हुए, बचा हुआ ही सही है, बात खत्म हुई। तो टेक्निक को यूज़ करना आना चाहिए। तुम दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लो, तुम्हें यूज़ करना कोई आ नहीं रहा तो कैसे पेपर निकलेगा। चीज़ें लिमिटेड पढ़ो, जो चीज़ें काम की उतनी ही पढ़ो, बस उन्हीं के दम पे पेपर निकालो। अब देखो ये वाला सवाल भाई, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हज़ारों तरीके हैं। सफल होने के लिए हज़ारों नौकरियाँ, सरकारी नौकरी चाहिए हज़ारों सरकारी नौकरियाँ हैं, तो रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन किसका इस्तेमाल करके तुम्हें सफलता पानी है, किस मेथड का इस्तेमाल करके तुम्हें सवाल सॉल्व करना है, ये तो तुम्हारा माइंड बताएगा, तुम्हारा गेम बताएगा। तुम शब्दों का कितना समझ रहे हो, कितनी तुमने प्रैक्टिस की अंकगणित की, शब्दों की कितनी समझ है तुम्हारे अंदर, ये चीज़ डिसाइड करेगी। अच्छा ये वाला सवाल देख लो भाई, परसेंटेज का भी सवाल हमने घुसा दिया इसी में। देखिए किसी संख्या का 23% 690 है, संख्या का 72% क्या होगा। अब मान लो किसी बच्चे को परसेंटेज आता ही नहीं है, उसने बस सीखा है डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं हूँ, मुझे नहीं आता परसेंटेज, मैंने बस डिविजिबिलिटी रूल सीखा है और उसका इस्तेमाल करके ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं तुम्हारी जगह हूँगा तो मैं पता कैसे सोचूंगा। यहाँ देखो जो छोटी सी जगह है, मुझे पता है जो भी संख्या है यहाँ 23 का किसी संख्या का 23% 690 है। अब तुम पहले उसको संख्या को निकालोगे, 23% की वैल्यू 690 है, 100 की वैल्यू निकालोगे तब वो संख्या आएगी, फिर संख्या का 72% निकालोगे तब उत्तर आएगा। लेकिन मैं क्या सोचूंगा भाई 72% है, यानी कि संख्या में जो भी संख्या वो रही होगी उसका 72/100 करूँगा। अब तुम ध्यान से देखो ये 72 आ गया, यानी 9 गुणा 8 आ गया, 9 8 72, 9 गुणा 8 यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये देखूँगा भाई जो भी संख्या रही होगी उसमें 9 से तो गुणा हुआ ही है, तो उत्तर में 9 का भाग तो जा रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लूँगा किस किस में 9 का भाग जा रहा है भाई। देखो 5 और 4 9, 7 और 1 8, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा मैंने देखा 6 और 1 7 और 2 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है, ये उत्तर हो सकता है। इसमें देखा 5 और 4 9, 1 बचा, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें देखा 3 और 1 4, 8 4 12, 4 8 4 12, 3 बचा, ये उत्तर नहीं हो सकता, 9 का भाग नहीं जा रहा। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, तो इससे मैं उत्तर तक पहुँच गया। समझ रहे हो, तुम्हें सारे मेथड पता होने ज़रूरी नहीं है, तुम्हें जो मेथड पता है उसके दम पर तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये डिसाइड करता है तुम्हारी मेरिट, ये डिसाइड करता है तुम कितने क्वेश्चन सही करके आओगे पेपर में। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है 18,450 में बेचने पर 50% की हानि होती है, तो वस्तु को 50% लाभ के लिए किस मूल्य में बेचा जाए। अब इस सवाल में तुम कहोगे कि भाई इसमें तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा, पूरा परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे टेक्निक काम करेगी इसमें, तुम मुझे ध्यान से देखो, इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये जो नंबर है 5 और 4 9, 8 और 1 9, यानी कि इस नंबर में 9 का भाग जा रहा है। अच्छा इसी नंबर के साथ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इतनी सी जगह में।
है ना। ये तुम्हें सीखना है कैसे इतनी सी जगह में इतू सा सवाल करना है। तो ये देखो भाई, ये संख्या है 18,450। कह रहा है कि 50% इतने में बेची तो 50% की हानि हुई, यानी कि ये जो वैल्यू है ये असली वैल्यू की 50% है। 50% की वैल्यू 18,450, तो 50% लाभ के लिए 50% लाभ का मतलब 150% हो गया। ये परसेंटेज मैं सिखा दूंगा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है। अभी मैं बस इतना सिखा रहा हूँ कि यहाँ डिविजिबिलिटी का कैसे यूज़ करना है। डिविजिबिलिटी यहाँ कैसे काम आएगी। देखो 50 से जब तुम काटोगे 3 बार कट जाएगा। अब तुमने देखा कि भाई इसके साथ ये तो कटा नहीं, 9 तो इसमें बचा हुआ है कहीं, यानी 9 का इसमें भाग जा रहा है। तो जब इस संख्या का गुणा इसमें हो जाएगा तब भी जो उत्तर आएगा उसमें भी 9 का भाग जाएगा। तो मैं सीधा देख लूँगा ऑप्शन में 9 का भाग किस में जा रहा है। 7 और 3 देखो, 8 और 1 9, 3 और 3 6, 7 और 6 13, ये 4 हुआ, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 और 5 10, 5 15 3 18, इसमें जा रहा है, ये उत्तर हो सकता है। अभी 2 ऑप्शन हो रहे हैं, उन्हें चेक कर लेते। 5 और 2 7, नहीं जा रहा भाई 9 का भाग। इसमें देखो 7 5 12, 3 हुआ, 7 3 10, 1 हो गया, 6 और 1 7, और 7 5 12, ये भी 3 हो गया, इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा। तो ये सारी टेक्निक हैं। कितने सारे सवाल हमने करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं 2-3 टेक्निक के दम पर तुम पूरा अंकगणित समाप्त कर दोगे या पूरा अंकगणित इन्हीं यही टेक्निक पूरा अंकगणित है। लेकिन मैं बस एक चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर कहीं भी तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल होता दिखे सवाल में, कहीं भी 9 का गुणा हो 9 का भाग हो, 5 का गुणा हो 5 का भाग हो, डिविजिबिलिटी रूल जब मैं पढ़ाऊँगा तो और बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊँगा। यहाँ तो मैंने जोड़ दिया है कि 9 की डिविजिबिलिटी से जो सॉल्व हो रहे हैं, या 8 की डिविजिबिलिटी से, 4 की डिविजिबिलिटी से भी हमने एक आध क्वेश्चन यहाँ किया। तो जब डिविजिबिलिटी रूल तुम सीख लोगे ना, जब तुम डिविजिबिलिटी रूल सीख लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो नंबर सिस्टम में ही, नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आएगा जिसमें x एक डिजिट मिस कर देता है वहीं वो लगेगा, बिल्कुल ना। इसका ये मतलब नहीं। अगर तुमने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया है, इसका मतलब है अब जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है, पूरे अंकगणित के हर चैप्टर में उसका इस्तेमाल हो सकता है, हर कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं वही कह रहा हूँ, जो तुम्हें कम चीज़ें पता हैं उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके उन्हीं से हमें, उन्हीं पे रह के उन्हीं से सॉल्व करना है चीज़ों को। जो चीज़ मुझे एक चीज़ अगर पता है तो उसका मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। जो हमारे पास एक शक्ति है उसके हमें सारे इस्तेमाल पता होने चाहिए। और शक्तियाँ इकट्ठा करे जा रहे हो, ये पढ़ वो पढ़, सारे मेथड पढ़े जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता को एक मेथड मैंने सीखा था उसका मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सारे सवाल हमने देखा कि हमने कितनी आसानी से कर लिए हैं। अब इन सवालों को बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यही टेक्निक सब कुछ है। मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि कैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या वैरायटी हो सकती है, क्या क्या डायमेंशन हो सकती है किसी भी टेक्निक को यूज़ करने की। ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। अभी तुम्हारे दिमाग में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथ को सॉल्व करने लगोगे, हो सकता है तुम्हें इससे भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगे, तुम्हारे मन में और इससे भी अच्छे सॉल्यूशन आने लगे। तो वो जब तुम्हारे मन में सॉल्यूशन आएंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने कुछ नया सीखा, अच्छा सीखा, तो तुम उसे फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को अगर रोक लोगे तो ज्ञान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अगर तुम्हें कुछ आता है तो उसे आगे बढ़ाओ। चलिए फिर ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो मोटिवेशन चिल्ला रहे हैं भाई, मोटिवेशन की 2 लाइन में बोल दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन ढूंढो, अपने घर में ढूंढो, अपने पिताजी को देखो, माताजी को देखो, भाई बहन को देखो, पिताजी के साथ काम पे चले जाओ 2-4 दिन, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो तुम वीडियो देख रहे हो ना माहेश्वरी साहब की, और ये सब 2-2 घंटे तुम वीडियो देख के निकाल देते हो, इन सब चीज़ों से मोटिवेशन नहीं आएगा। वो केवल तुम्हारा एंटरटेनमेंट है। तुम एंटरटेनमेंट के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो वहाँ। भाई जिस समय में तुम्हें करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, जिस समय में तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए इतिहास के, जिस समय तुम्हें भूगोल के नोट्स बनाने चाहिए, उस समय में तुम बैठ के मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मोटिवेशन के लिए वो तुम्हारे पिताजी हैं, उनकी शक्ल देखो, उन्हें देखो वो कैसे कमाते हैं। इस समय में मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हो, उतने समय में इतिहास के नोट्स बना लो, इतिहास पढ़ लो। अगर मैं कहूँ भगत सिंह और तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो इसका मतलब तुमने इतिहास अभी पढ़ा नहीं है। अगर मैं कहूँ भूगोल और तुम्हारे दिमाग में हिंदुस्तान का नक्शा ना छपे तो अभी तुमने भूगोल भी नहीं पढ़ा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, इतनी गहराई से पढ़ो, इतना डूब जाओ उसमें कि कोई तुम्हारे सामने भगत सिंह कहे तो तुम्हारे सामने सारी फिल्म चल जाए तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हें पता चले HRA कब आया था, HSRA कब आया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट शब्द किसने दिया था, 1924 में आया कि 1928 में आया, असेंबली में बम कब फेंका गया था, क्यों फेंका था, क्या ज़रूरतें थी। जब डूब के पढ़ोगे ना अपने आप मज़ा आएगा। मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना, इतिहास की किताब निकाल लेना, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेना। मोटिवेशन कूट कूट के भरा है उन किताबों में, और वहाँ से पेपर में भी आने की संभावना है। और जो तुम मोटिवेशन ले रहे हो यूट्यूब पे, पेपर में कुछ नहीं आएगा, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो केवल।